गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, मैं आपका दोस्त एके, मेंटर ऑफ इन्फिनिटी वन एकेडमी। आपके लिए जो यह कक्षा अधूरी रही थी अभी वह पूरी होगी पार्ट 3 के रूप में। क्लास 10 ज्योग्राफी, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आप इसके पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर आप ले सकते हैं @इन्फिनिटी वन एकेडमी। इसमें हमने कल छोड़ा था जिसमें हमने आयरन ओर के बारे में देखा था, फिर उसके बाद पेटियों के बारे में देखा था, बेल्ट्स वगैरह जो पाई जाती थी। और आज हमारी कक्षा जो है आगे प्रारंभ होगी, जिसमें हम चालू करते हैं। इसमें हमारा है अलौह खनिज। यह क्या होता है देखिएगा। अलौह खनिज, इसमें हम चालू करेंगे नॉन फेरियस मिनरल्स। नॉन फेरियस मिनरल्स के बारे में हम इसमें चालू करेंगे। कहता है भारत में अलौह खनिज की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। मतलब यह उतना सेटिस्फैक्शन नहीं होगा आपको इससे। जैसे यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम ले सकते हैं अलौह खनिज के, जिसमें तांबा, बॉक्साइट, उसके बाद सीसा है, सीसा और सोना आते हैं। यह इसके एग्जाम्पल है अलौह खनिज के, यानी नॉन फेरियस मिनरल्स के एग्जाम्पल है जो इसमें आते हैं। आगे बढ़ते हैं। धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका देखने को मिलता है। कैसे? तांबा का आप देखते हैं, बॉक्साइट, सीसा, लीड और सोना। गोल्ड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज कॉस्टली। आगे देखिएगा। उसके बाद India's reserves and productions of non-ferrous minerals is not very satisfactory. However, these minerals, which include copper, bauxite, lead, zinc, and gold, play a vital role in a number of metallurgical, engineering, and electricity industry. इसमें इसकी मेन भूमिका होती है, जिसको हम लोग नॉन फेरियस मिनरल्स कहते हैं। इसकी मेन भूमिका उसमें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है अब तांबा, अब कॉपर के बारे में देखते हैं। तांबा क्या है इसके बारे में और कहाँ पे यह, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, ध्यान देते हैं इसके बारे में। मुख्य क्षेत्र इसके, भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप में से न्यून है मतलब इसकी क्रांतिक रूप से उत्पादन, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इज लो कह सकते हैं हम, इसकी कम है। ठीक है। धातुवर्ध यानी मैलेबल, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली, इनका जो उपयोग है, यूजेज है किसका, तांबे का जो यूजेज है, उपयोग है, वह बिजली के तार बनाने में। इसका अगर यूज की बात करते हैं, अगर यूज की बात करते हैं तो यह आपको बिजली के इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है, बिजली के तार बनाने में। तो गाना मत गाइएगा, बिजली के तार, वो जो मूवी बना हुआ था, नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो मूवी था गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो मूवी का गाना मत गाइएगा इस जगह पर। ठीक है, जाके सुनिएगा, नहीं गाना ठीक है लेकिन देखिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में भी किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रसायन उद्योगों में भी
इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन है, और यह इसको प्रोडक्शन, शांति से बैठिए ना आप लोग। प्रोडक्शन, इसका जो एरिया कहेंगे क्षेत्र वाइज, अगर इसका हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो एमपी में एक बालाघाट है, जो कल बालाघाट एक और चीज के लिए फेमस था, अबरेक के लिए भी जाना जाता था, मीका के लिए। इसमें एक बालाघाट है, बालाघाट है, और ये जो बालाघाट है ना, इसका लगभग पूरे जो प्रोडक्शन होता है उसका 52% अपने पास संचित रखता हुआ है, स्टोर करके रखे हुए हैं। ठीक है, बालाघाट एमपी का जगह है। एमपी की राजधानी कल भोपाल थी, जिसमें जूते बरसे थे। ध्यान है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद झारखंड का सिंहभूम जिला, झारखंड में भी आपको मिल जाएगा। फर्स्ट सेकेंड में आप झारखंड की भी बात कर सकते हैं। झारखंड है, और झारखंड में एक सिंहभूम जिला है, सिंहभूमि भूम जिला है, इसको सिंहभूम बोलो, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है। जिला में तांबे का मुख्य उत्पादक है। और उसके बाद आपको राजस्थान खेतरी के खदान भी तांबे के लिए तीसरा, राजस्थान में खेतरी है, वहां भी तांबे के लिए। तो याद कीजिएगा, याद रखिएगा, इसमें 3 स्टेट, एक स्टेट एमपी, जेके और आरए राजस्थान, यह 3 तांबे के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्र है भारत में, सॉरी राज्य है भारत में। ठीक है, इसको पॉलिटिकल साइंस में हम लोग प्रांत कहते हैं, और प्रांत में, प्रांत का मतलब होता है कि, और भारत क्या है, प्रांतों से मिलकर के बना हुआ एक स्टेट है, नेशन है। ठीक है, चलिए, इंडिया इज ए क्रिटिकली deficient in the reserve and productions of a copper, being malleable, ductile and a good conductor. Copper is mainly used in the electricity cables, electronics and chemical industries. The Balaghat mines in Madhya Pradesh, Khetri mines in Rajasthan and Singhbhum district of Jharkhand are leading producers of कॉपर। गॉट इट एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पर इसका एक, इसको देख लेते हैं, जैसे कहां कहां इसका तांबा का जो प्रोडक्शन है वह कहां कहां होता है, देख लीजिएगा। अभी यह जो डेटा है आपका 2009-10 का डेटा यहाँ है, आपकी बुक में देख लीजिएगा कितना है डेटा। कोई डेटा है, बुक है आपके पास? नहीं है, कोई नहीं है। आप लोग सिंसियर स्टूडेंट हैं। देखिएगा, यह डेटा 2009 के अकॉर्डिंग इसमें आपका 48%, यह जो है आपका 48% भी ऑब्टेन आरए राजस्थान। उसके बाद झारखंड में अगर बात करेंगे तो 60% है, और उसके बाद अगर बात करेंगे तो 7.7% अदर्स है, अन्य जिसको कहते हैं। और एमपी में 29.9% है। ध्यान दीजिएगा, यह डाटा हमारा नहीं है, यह डाटा एनसीईआरटी का है। तो जो भी होगा नया डाटा फिर 16-17 वाला जैसे देखे थे, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर कहता है बॉक्साइट की बात करते हैं। अब इसके बाद बॉक्साइट की बात करते हैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कॉपी कलम तो आप लोग का खुला होगा, उम्मीद तो यही की जा रही थी, लेकिन आप लोग तो ओजस्वी हैं, कहां से चले आए धरा पर। इस पर भी बना करके पछता रहा होगा। हम नहीं पछता रहे हैं, इस पर पछता रहा होगा। हम क्या पछताएंगे, हमारे लिए तो आप लोग एसेट है, हम क्या पछताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाड़े सोने के लिए आया है बेहुदा कहीं का।
बॉक्साइट के बारे में चलते हैं। बॉक्साइट ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉक्साइट है ना, ये भी बहुत अच्छा चीज है। जो बॉक्साइट है देखिएगा, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, और परंतु सबसे अधिक एल्युमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त होता है। एल्युमिनियम का नाम सुने हैं? हाँ, यहीं से प्राप्त होता है, और यह क्ले जैसा दिखता है। क्ले जानते हैं, गीली मिट्टी को कहते हैं। क्ले जो मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी, उसको क्ले कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। और बॉक्साइट निक्षेप की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से हुआ है। इसमें क्या होता था कि जो बॉक्साइट का निक्षेप मिला है, बॉक्साइट का निक्षेप मिला है, इसमें इसकी जो रचना होती थी एल्युमिनियम सिलिकेट, इसकी जो रचना होती थी एल्युमिनियम सिलिकेटो देख लीजिएगा, से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाले चट्टानों से हुई है। अगर इससे कोई युक्त चट्टान होगा, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, मुंह बंद करके बैठ जाइए। युक्त चट्टान होगा, इसी से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा। निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेट्स के समृद्ध व्यापक भिन्नता वाले चट्टानों से हुई है। आगे देखिएगा, कहता है दो सेवरल ओर्स कंटेन्स एल्युमिनियम इज फ्रॉम बॉक्साइट अ क्ले लाइक सब्सटेंसेस दैट एल्युमिनियम एंड लेटर बाद में एल्युमिनियम इज द ऑब्टेन्ड बॉक्साइट डिपोजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ wide variety of rock which in aluminium silicates। ठीक है, एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक होता है। यानी यह हल्का भी होता है, कंडक्टर भी होता है। यह हल्का भी होता है और कंडक्टर सुचालक भी होता है। सुचालक का मतलब कंडक्टर होता है, और लगता कैसा है? लोहे जैसा, मतलब आयरन की तरह यह देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद सुचालक भी होता है और इसमें अत्यधिक घातवर्ध्यता यानी मेलेबिलिटी भी पाई जाती है। इसकी मेलेबिलिटी क्षमता भी अधिक होती है। अगर इसकी बात कर ले तो इसकी मेलेबिलिटी क्षमता जो होती है, मेलेबिलिटी जो इसकी होती है, यह अत्यधिक पाई जाती है। मेलेबिलिटी इसकी अधिक होती है, मतलब मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो धातु क्रम की उसकी क्षमता होती है, क्वालिटी होती है, उसमें यह गुणवत्ता से अच्छी भरी होती है, पौष्टिक होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है बताइएगा। एक बच्चा हाथ उठा के कोई बता, अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? नर्मदा नदी यहीं से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। जो हमने कहा था कि नर्मदा उल्टे पांव घूम गई थी वो बिलाप में। चलिए आगे देखिएगा, छोड़िए, बहुत आप लोग को पता है। इसके प्राप्त होने वाले जो इनके जगह है उनमें देखिएगा आप स्थान, इसका स्थान की अगर बात करते हैं, इसका स्थान की अगर बात करते हैं तो इसमें आप देखिएगा कि अमरकंटक पहाड़ी पठार, उसके बाद मैकाल पर्वत, मैकाल पहाड़िया, उसके बाद अगर बात कीजिएगा बिलासपुर वगैरह स्टील के लिए बहुत जाना जाता है, कटनी। इन तीनों जगह का आप लोकेशन कल हमको एक फाइंड करके पेज पे दिखाइएगा, और ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि तीनों किस स्टेट में पढ़ते हैं। ठीक है, किस स्टेट में पढ़ते हैं, स्टेट का नाम, इसका स्टेट कौन से हैं,
कल हमने जो क्वेश्चन पूछा था क्या आपने जवाब उसका दिया? तो जो क्वेश्चन पूछा था विशाखापट्टनम के बारे में, आंध्र प्रदेश। चलिए आपका आंसर सही ही है, एपी। एपी में विशाखापट्टनम पड़ता है, पोर्ट के लिए फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम इज एन इम्पोर्टेंट मेटल बिकॉज इज कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स सच एज आयरन विद एक्सट्रीम लाइटनेस एंड विद गुड कंडक्टिविटी और ग्रेट मेलेबिलिटी। ग्रेट मेलेबिलिटी जो हमने अभी बताया है, आगे देखिएगा। India's bauxite deposits are mainly found in the Amarkantak Plateau, Mikal Hills and the Plateau regions of Bilaspur, Katni। इन जगहों पे यह पाया जाता है। चलिए, ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अगर हम ओडिशा की बात करते हैं, ओडिशा की राजधानी, हाथ उठा के एक कोई बोलेगा, गलत बोलेगा तो यहीं से जूता चला के मारेंगे भैया। मुंह बंद कीजिए, जूते मारो, भुवनेश्वर है। दिल्ली वाले बच्चे हैं हमारे, दिल्ली याद करते हैं, दिल्ली बोलते हैं। खैर कोई नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य मंदिर कहाँ है? ठीक है, बैठिए बैठिए, आप बाद में विचार करेंगे इस पर। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जहां वर्ष 2009 से 10 में देश के 34.97% ध्यान दीजिएगा प्रतिशत बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। और यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। ठीक है, कौन सा है? बॉक्साइट का उत्पादन हुआ और यहाँ कोरापुट, ओडिशा है, यहाँ कोरापुट जिला है, एक जिला है। उसके बाद यहाँ पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। आगे देखिएगा, ओडिशा वॉज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया इन 2016 to 17। पंचपतमाली डिपोजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट are the most important bauxite deposits in the state। आगे देखिएगा, एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय, हाँ एक घटना है, जब एल्युमिनियम की खोज होती है तो नेपोलियन उसकी हायरार्की में चलती है। नेपोलियन बोनापार्ट आपने पढ़ा था, और यह नेपोलियन उसकी प्रथा हायरार्की में चलते हैं। जैसे व्लादिमीर पुतिन साहब है, तो उनकी भी हायरार्की में चलती है। जैसे आपके आगे टाइटल में लगा होगा जो सरनेम होता है, जो सरनेम के पीछे लगा होता है, जैसे आप कहते हैं कोई पांडे हो गया, कोई सिंह हो गया, कोई अपने आप को कुछ भी लगाता है, कोई आजाद लगाता है, कोई चमार लगाता है, कोई कुछ भी लगाता है, जाति बोधक सूचक शब्द है, वो कुछ भी लगाता है। हाँ, एक हमारी वीडियो मैंने इंग्लिश की डाली थी, उसमें एक हमसे मिस्टेक हो गई थी, एरर थी। सरनेम के बारे में हमने कहा था कि फर्स्ट में लगता है, उसके लिए सॉरी। सरनेम जो है हमेशा लास्ट में लगता है, जो आपके किस कास्ट, किस जाति से आप बिलोंग करते हैं उसको यह आपको सूचित करता है। तो सरनेम लास्ट में होता है, और जो टाइटल होता है ना, वो आपके नाम के आगे लगता है, मिस्टर और मिसेज जो भी लगता है। ठीक है, उसको सुधार कर लीजिएगा। चलिए, एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता और या तथा अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन करवाता। आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में
भोजन परोसा जाता था और इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। एल्युमिनियम उस समय नहीं खोजी गई थी, तो नेपोलियन साहब तृतीय एल्युमिनियम से ज्यादा प्रभावित हुए और ज्यादा प्रभावित होने के कारण उन्होंने एल्युमिनियम के बर्तन में जो मेहमान आते थे ना, गोल्ड इस तरह से चलता था कि आम हो गया था, गोल्ड आम हो गई थी गोल्ड। तो उन्होंने क्या करा कि जो एल्युमिनियम के बर्तन उन्होंने करे और उसमें विशेष मेहमानों को विशेष भोजन प्रबंध उसी में करवाए जाते थे। आम लोग जो गरीब होते थे उनको सोने के बर्तन में मिलते थे, ऐसी स्थिति थी। आप लोग को मिलेगा तो प्लेट लेके भाग जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा, बैठ जाइए कहीं जगह देख के बैठ जाइए, बैठाइए उनको भी थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अधात्विक खनिज नॉन मेटालिक मिनरल्स अभ्रक में अब आते हैं। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको जरा। चलिए अब यह है नॉन मेटालिक मिनरल्स। देखिएगा नॉन मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, इसमें क्या होता है अभ्रक के बारे में, जिसको मीका बोलते हैं। मीका को देखते हैं, कहता है अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों तथा पतरंग क्रम में पाया जाता है। यानी मीका इज अ मिनरल्स मेड अप ऑफ सीरीज प्लेट्स और लिप्स। आगे देखिएगा अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे होते हैं। यह ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूजेंट होता है। वैसा ट्रांसलूजेंट में क्या होता है, जिसमें आर पार नहीं दिखता है। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि आर पार देख सकते हैं, तो इसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जिसको पारदर्शी हम लोग बोलते हैं। पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ठीक है, जो भी बोल दीजिए आगे। इनका कलर भी होता है, इनका कलर भी आपने देखा, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्राउन, यह इनका कलर होता है, ठीक है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक यानी विस्वाहक के गुण और ऊंचे वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उपयोग में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। ठीक है, समझ गए? नहीं समझ? चलिए ठीक है, समझ गए तो बढ़िया है। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट दी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, insulating properties and resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable minerals used in electric and electronics industry। और इसका यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, मीका का यूज। ठीक है, मीका का यूज इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। आगे देखिएगा, कहता है अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है, और यह छोटा नागपुर में पाया जाता है, छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है, और यह झारखंड का है। छोटा नागपुर पठार के किनारों पर पाए जाते हैं और बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी, यहाँ भी एक है कोडरमा, यह बिहार से लगा है, ज्यादा दूर नहीं है, बिहार से लगा है। कोडरमा गया हजारीबाग, ये कुल मिलाकर के अगर देखिएगा तो 300 किलोमीटर में सब है। अगर इसको बात कीजिएगा 300 किलोमीटर में, क्योंकि कोडरमा से हजारीबाग की दूरी पड़ती है लमसम 60-70 किलोमीटर, बीच में गया आ जाता है। कोडरमा और गया के बीच की लगभग 130 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो यही मिलाकर के 300 किलोमीटर के रेंज में तीनों आ जाता है। और हजारीबाग वगैरह भी जगह ठीक है, मेरा एक बार एग्जाम हुआ था, वहां गए थे, जगह ठीक है। आगे देखिएगा, फिर उसके बाद राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास
और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण पेटी है। अब यह कहाँ का, छोटा नागपुर झारखंड में है, देख लिया। और यह झारखंड मतलब गया है तो बिहार भी हो गया, ध्यान रखिएगा, गया बिहार में हो गया, बौद्ध गया यही है। और यही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यही हुई थी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद राजस्थान, और आपको बताया कि राजस्थान में भी पाया जाता है। और उसके बाद आपने क्या देखा है कि आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, एपी कहते हैं, आरए कहते हैं, इन सब जगहों पर यह पाया जाता है। ठीक है, कौन, मीका, मीका, माइका मत समझिएगा, मीका। चलिए आगे देखिएगा। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। ठीक है, मीका डिपोजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्थर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा गया, हजारीबाग बेल्ट द ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन राजस्थान। द मेजर मीका प्रोड्यूसिंग एरियाज इज अराउंड अजमेर। नेल्लोर मीका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। ठीक है, आपने देखा कि इसमें एक आप देखें कोडरमा गया घाटी, या कोडरमा की अगर बात करते हैं, यह झारखंड में पड़ता है, गया बिहार में पड़ता है, हजारीबाग भी झारखंड में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे लिट्टी चोखा बहुत अच्छा खिलाता है, गए थे एक बार तो खाए थे, बहुत अच्छा खिलाया था बेचारा, वहां रुके थे 2-3 दिन, तो अच्छा जगह है। उसके बाद राजस्थान में मिलता है और फिर आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में वगैरह मिलता है। ठीक है, क्लियर है, लेट नहीं ना हो रहा है 5-10 मिनट, चलिए ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद देखिएगा रॉक्स मिनरल्स यानी चट्टानी खनिज चूना पत्थर के ऊपर आते हैं, जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, जिसको हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं, चूना पत्थर, क्या बोलते हैं, पत्थर से युक्त द पत्थर। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी होती है। देखिएगा ये भी बनता है, बिना बने हुए काम नहीं चलता है। यह जो है कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। इससे जो बना चट्टान होता है ना जी, चट्टान होता है, उसमें मुंह बंद कर लीजिएगा, डंडा चला के दे फोड़ देंगे, प्राप्त होता है। ठीक है, यह आपको कहां से होता है, जो कैल्शियम और या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से जो बनी चट्टानें होती है, उसमें यह लाइमस्टोन पाया जाता है। और बुझा हुआ चूना एक होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। उसमें क्या होता है, वो घर में दिया जाता है, और घर में देने के बाद, क्विक लाइम घर में देने के बाद, उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। घर में 2 से 3 दिनों के बाद चमक आती है, ब्राइटनेस आती है। फेयर हैंडसम लगाए थे शाहरुख खान साहब, तो कहे थे कि फेयर हैंडसम लगाओ 15 दिन में गोरा हो जाओ। सब कड़िया आदमी से लगा लिया, हमारे जैसे कड़िया आदमी से लगा लिया, लगाते गया, गोरा नहीं हुआ, उन पर केस हो गया, उनको जुर्माना भरना पड़ा था शाहरुख खान साहब को। है कि आप कहे कि 15 दिन में गोर होंगे, अब कड़िया आदमी गोर नहीं हुआ तो केस करेगा, भाई कहे नहीं हम गोर हुए, अब वो केस कर दिए शाहरुख खान साहब को, उस पर पेनल्टी भरनी पड़ी थी। ठीक है, बताइए, आपको नींद आ रही है, आपके ऊपर तो बोतल चला के मारने लायक है। पकड़, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। फिर उसके बाद है, चलिए अभ्रक देख लिया, अभ्रक के निषेध छोटा नागपुर पठार आपने देख लिया। चलिए उसके बाद आपने क्या देखा, रॉक मिनरल्स में चट्टानी खनिज चूना पत्थर आपने देख लिया। इसमें आपने देखा कैल्शियम या कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बन तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक में ज्यादातर पाया जाता है। यह सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, मतलब यह कहाँ प्राप्त होता है,
सेडिमेंट्री रॉक, जिसको अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। और यह चूना पत्थर जो होता है, सीमेंट उद्योग समझ रहे हैं ना जी, यह कोर सेक्टर में आता है। 8 कोर सेक्टर है इंडिया, पूरे भारत की जो जीडीपी तैयार होती है, अर्थव्यवस्था जो तैयार होती है, उसमें 8 कोर सेक्टर होते हैं। कोल होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, सीमेंट उद्योग होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, और 4 हैं जो टोटल कल 8 आपको बताना है। कोर सेक्टर में कौन कौन आते हैं, किनकी परसेंटेज कितनी है, वो कल आपको बताना। मैंने 4 बता दिया, ऐसा नहीं समझिएगा कि याद नहीं, याद 8 है लेकिन बताएंगे नहीं अभी। आप लोग भी तो कुछ मेहनत कीजिए। चलिए, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जिसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक, टेल मी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक? या वेरी गुड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्निशियस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और इग्निशियस। वेरी गुड। कायांतित, आग्नेय और अवसादी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, आगे देखिएगा। चलिए, बहुत अच्छा है। सीमेंट उद्योग में इसका लाइमस्टोन का कच्चा माल के रॉ मटेरियल के रूप में इसका उपयोग होता है। और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। जो लौह हम प्रगलन करते हैं ना जी, उसके भट्टी जो है, क्या कि लौह तो कहीं ऐसे थोड़े कि घर में बना लेते हैं, उसके लिए कहीं न्यूनतम हाई टेम्परेचर वगैरह चाहिए, उसके लिए उसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद फिर ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है लाइमस्टोन इज फाउंड इन द एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। Limestone is the basis of raw materials for the beggars in Paris. प्रगलन क्षेत्र में प्राप्त होता है। देखिएगा, एक फिगर है, बुक तो लाए हैं, देख लीजिएगा उसको। इसको मिटाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्लास ज्यादा देर की नहीं है, 10 मिनट में क्लास आपकी हो जाएगी, आप लोग परेशान मत होइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ जगह है जो ऐसे इसको बांटा गया है। जैसे अगर मान लीजिए इस तरह से अगर कोई हम फिगर बनाते हैं, इस फिगर में इधर रखते हैं अदर में 50%, अदर में 50%, और इधर एपी समझते हैं, आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश जिसमें 20%, आंध्र प्रदेश 20% और कर्नाटक 30%, कर्नाटक 30% कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। लेकिन आगे चल के अगर बात करेंगे तो इसको और अगर पार्ट में बांटेंगे तो ये और पार्टों में बट गया है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से करके यह बट गया है, जिसमें सबका अलग अलग है, जिसमें देखिएगा अदर्स में 13% है, राजस्थान 21% है, मध्य प्रदेश 11% है, आंध्र प्रदेश 11% है, और छत्तीसगढ़ 20% है। उसके बाद कर्नाटक 10%, गुजरात 8%, तमिलनाडु 8%, तेलंगाना 8%। यह डेटा 2009-10 का है और यह डाटा 2016-17 का है। यह डेटा जब एनसीईआरटी, जब गांव उनको बहुत बिजी रहते हैं एनसीईआरटी वाले, तो एनसीईआरटी वाले बहुत बिजी रहते हैं। सबसे ज्यादा काम दुनिया में उन्हीं को है। इस ससुरी बर्बाद कर देगा देश को। सीबीएसई वाला छाप छाप के 100 रुपया के बुक को 300 रुपया में बेचता है, 400 रुपया में बेचता है, 500 रुपया में बेचता है, 500 रुपया में इसको बेचता है। और इनको देखिए ना, ये जो है 7 साल 8 साल पर इनका रिवाइव होता है बुक का। बताइए, वो बच्चा 7 साल बाद 7वीं कक्षा पास करेगा, तब जाके अपडेशन आएगा, तो वो अपने आगे वाले जनरेशन को क्या बताएगा? पीछे 7 साल वाली घटना बताएगा। अब देखिए, ये घटना आपको 9-10 का है, 2009 to 10 का है, 2016 से 2017 का है। बताइए, दोनों के बीच में 7 साल का गैप है। अब 7 साल वाले बच्चे अपडेट, सीबीएसई वाले हर साल अपडेट होंगे। सिलेक्शन उनका ज्यादा होगा कि आपका होगा? उनका होगा। आप बिल्ले की तरह भीड़ बनिए, और सरकार यही चाहती है कि आप भीड़ बनिए। हर सरकार का वही एजेंडा रहा है कि भीड़ खड़ा करो, वोट दिलवाओ, 500,000 का दारू बांटो, बस वही एजेंडा रहा है। तो इसलिए थोड़ा उन सब चीजों को देखिए। नई डेटा, अगर कहीं डेटा वगैरह किसी बुक की आपको मेंशन है
तो आप उसको कोशिश कीजिए कि वह डेटा आप नेट पर मार के विकिपीडिया वगैरह किसी के माध्यम से उसको डेटा को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। इन सब चीजों का ख्याल रखिएगा। आगे देखिएगा, चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों के अंश प्रतिशत, यानी आपने देख लिया, मतलब इसमें भी आपने ध्यान दिया। और यह डेटा आपके बुक का है, इंग्लिश वाले में यही डेटा मिलेगा और हिंदी वाले में देखिए, इंग्लिश हिंदी में कितना मतभेद होता है। ये बेहुदा सब कुछ नहीं करता है, खाली बैठ के मुफ्त का रोटी तोड़ता है। यहाँ पे देखिएगा जो इंग्लिश हिंदी वाला है 2009 का अपडेशन दे रहा है, बुक बदल में नहीं किया है, ट्रांसलेट नहीं हुआ है। अब गूगल से ट्रांसलेट करता है, गलती सलती सब छाप देता है। अब यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश वाला में ज्यादा वेटेज दिया जाता है, क्या है कि इंग्लिश सब जगह प्रिफेयर किया जाता है। तो इंग्लिश वाला में तो कट 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 मारना है, और उसमें तो हर्षई दीर्घई हर्षऊ ई प्र ग्र सब याद करना है। तो इसलिए हिंदी वाले में देखिए जरा कि क्या किए हैं। हिंदी वाले में यहाँ पे 2009 के डेटा अकॉर्डिंग अदर में इतना, एपी में इतना और इतना करने का कर्नाटक में इतना, तो सब बट गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2016-17 की अगर बात करते हैं तो डेटा आपका चेंज है, इसको अपने इंग्लिश वाले बुक से मिला लीजिएगा। यह हिंदी वाले बुक का 2009 से 10 का डाटा है, या इंग्लिश वाले बुक का 2016 से 17 डेटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। कहता है ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें आप देखते हैं कि ऊर्जा संसाधन को परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत संसाधनों में लकड़ी, उपले 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 समझते हैं ना, जो गोबर के बनते हैं, उस दिन जो आप लिट्टी बनाने के लिए ले गए थे पंडित, है ना, चलिए ठीक है। और परंपरागत संसाधनों उपले, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत, एक जल से भी बनती है और एक ताप से भी बनती है, ठीक है, विद्युत। ठीक है जी मैडम जी, ठीक है, चलिए। सम्मिलित है। गैर परंपरागत संसाधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। दोनों के अलग अलग है। देखिएगा, एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू, क्या होता है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। जो एनर्जी रिसोर्सेज है इसको दो पार्टों में बांटा जाता है, दो पार्टों में बांटा जाता है, जिसमें एक कहते हैं कन्वेंशनल और दूसरा कहते हैं नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल, ध्यान दीजिएगा, एक पारंपरिक और दूसरा गैर पारंपरिक, और दूसरा गैर पारंपरिक। एक पारंपरिक और दूसरा गैर पारंपरिक, ठीक है। इसमें कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्स। कन्वेंशनल रिसोर्सेज इंक्लूड, इसमें फायरवुड, कैटल डंग, उसको केक बोलते हैं, कैटल डंग केक बोलते हैं, ठीक है। कैटल डंग केक बोलते हैं। उसके बाद कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है। बोथ हाइडल है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, बोथ तापीय और इसमें आप देखे थे हाइडल है, ठीक है। अब नॉन वाले हाइडल एंड थर्मल है। नॉन कन्वेंशनल में आप देखिएगा सोर्सेज इंक्लूड सोलर है, फिर आप विंड देखिएगा, टाइडल देखिएगा, जियोथर्मल देखिएगा, बायोगैस देखिएगा, एंड एटॉमिक एनर्जी देखिएगा। और देखिएगा यह जो है यह खत्म हो सकती है, और यह खत्म नहीं होती है।
इसको कितना भी दुरुपयोग कर लीजिएगा, अब ऊपर से जो सूर्य की रोशनी आएगी, क्या उसको आप खत्म कीजिएगा? नहीं कीजिएगा ना। एक बात बताइए, ऊपर से आने वाली रोशनी को आप खत्म नहीं कीजिएगा तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो ये खत्म हुई। हवा रोक सकते हैं आप रोकिएगा हवा तो आप खुद निकल रहिएगा। आगे देखिएगा, उसके बाद टाइडल है, जियोथर्मल है, बायोगैस है। तो इन सब चीजों को क्या किया जा सकता है? खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन दुरुपयोग मत कीजिए किसी चीज का। और यह है फायरवुड है, कैटल डंक है, तो मवेशी का रखरखाव सही से नहीं कीजिएगा तो भी दिक्कत होगा। कोल अगर ये भी एक संसाधन है, निश्चित है, अगर उस संसाधनों का उपयोग नहीं कीजिएगा वो भी समाप्त होगा। पेट्रोलियम है वो भी होगा, नेचुरल गैस है वो भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें बहुत है, इसमें भी कुछ आप देखते हैं कि कुछ खत्म होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे हम लोग जल विद्युत बनाते हैं, तो जल तो सब दिन रहेगा, अब पीने योग्य पानी कितना रहेगा वो अलग चीज है, और ऐसे कितना रहेगा वो अलग चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब खनिजों का संरक्षण, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसमें कोल देखते हैं, कोल देख रहे हैं हम, कोल को देखते हैं जिसको कोयला बोलते हैं, और ब्लैक डायमंड इसको बोलते हैं, ब्लैक डायमंड भी इसको बोलते हैं, और डायमंड भी कहा जाता है, कोल से ही प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, समझ पा रहे हैं ना? चलिए ठीक है, आप सुन रहे हैं ना, आनंद आ रहा है ना? बस आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों का संपीड़न से हुआ है, और इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूप में पाया जाता है, और दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पादन होता है, और जिसमें कम कार्बन नमी होती, ऊंचे मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है, और लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, और कौन है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल? 3 की 4 होते हैं। कल इस पर एक पेज लिख के आइएगा, जितने भी बैठे हुए हैं मूर्ति सब, हमारे सब कोल के बारे में। SW है। चलिए, लिग्नाइट प्रमुख भंडार तमिलनाडु की नैवेली में मिलता है। उपयोग विद्युत उत्पादन में लिग्नाइट का किया जाता है। थर्मल पावर जो होता है ना, उसी में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, बिटुमिनस कोयला गहराई में दबे तथा अधिक तापमान में प्रभावित कोयले को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी है ना, ये सारे जीवाश्म जो आप देखते हैं, जैसे आदमियों का, या उसके बाद पेड़ पौधे जब दब जाते हैं, लाखों साल की प्रक्रिया के बाद यह जो कोयले का निर्माण होता है, एक दिन का निर्माण नहीं है, नहीं तो डेली पेड़ काट कर डेली कोयला उपजा लेते हैं। ऐसा है? ऐसा नहीं है, लाखों साल लगते हैं इस कोयले को तैयार होने में। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर कहता है बिटुमिनस गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को कहते हैं। यह गहराई में दबा होता है, डेप्थ में ज्यादा होता है, और तापमान में अधिक प्रभावित होता है, इसके कारण। ठीक है, उसके बाद है वाणिज्यिक प्रयोग में, मतलब कमर्शियल यूज में इसका सर्वाधिक लोकप्रिय है। उसके बाद प्रयोग धातु शोध में किया जाता है। धातु को जब हम गलाने पिघलाने में इनका उपयोग ज्यादा किया जाता है। किसका? बिटुमिनस का। ठीक है, आगे देखिएगा, एंथ्रेसाइट, मुझे लगता है कि चारों मैंने आपको यही बता दिया। पीट बताया, एंथ्रेसाइट बताया, बिटुमिनस बताया, और एक कौन बताया? कहाँ हो तुम? कोई बात नहीं, जाने तो जहां का कोई मतलब नहीं। चलिए, सब उसके बाद आप देखिएगा, एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। उसके बाद देखिएगा क्या कहता है, 4 तरह के कोल होते हैं, लिख लीजिए, काहे परेशान होइएगा, दिन बर्बाद हो जाता है लोगों का। एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, और तीसरा है सब बिटुमिनस, और है लिग्नाइट। There are 4 types of coal. There are 4 types of coal. चलिएगा, और लिग्नाइट तमिलनाडु में नैवेली में पाया जाता है। लिग्नाइट तमिलनाडु में नैवेली में पाया जाता है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है दैट कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू compression of a plant materials over millions of years. Coal therefore is found in a variety of famous depending on the degree of compressions and the depth and time of burial. Decaying प्लांट्स गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक उपयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। कोल डेट हैज बीन buried deep and subjected to the increased temperatures. Coal in commercial use. Anthracite सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। Anthracite is the highest quality hard coal. भारत में कोयले दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैलो क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष पूर्व है और अधिक। और देखिएगा इंडिया में भी जो कोयला पाया जाता है दो तरह के शैल में पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं, एक गोंडवाना लैंड की पहाड़ी है, एक गोंडवाना लैंड की पहाड़ी है जिसमें यह गोंडवाना लगभग 200 लाख वर्ष, ठीक है, कुछ अधिक। और दूसरा टर्शियरी निक्षेप में, ठीक है, जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है, 55 लाख वर्ष, ठीक है। या 200 और या गोंडवाना 200 और टर्शियरी 55 लाख वर्ष, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, गोंडवाना कोयले जो धातु शोधक कोयला है, ये प्रमुख साधन दामोदर घाटी वैली से इसको देखा जाता है, दामोदर वैली से, और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो उसके बाद में स्थित है। और जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, ठीक है, झरिया, ये सारे झारखंड के क्षेत्र पर जाते हैं, झारखंड वगैरह, झारखंड है, रानीगंज है, बोकारो सब झारखंड के। बोकारो स्टील सिटी के लिए जाना जाता है। बीएसएल बोकारो स्टील सिटी वही है। एक नया खुला था ईएसएल भी खुला था। चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद कहता है इन इंडिया कोल ऑकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ 2 मेन जियोलॉजिकल एज, नेमली गोंडवाना little over 200 million years in age, and in tertiary deposits which are only about 55 million years old. The major resources of Gondwana coal, which are metallurgical coal, are located in Damodar Valley. Then West Bengal, Jharkhand, Jharia, Raniganj, बोकारो आर इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स। यह सारे जो आपको देखते हैं इम्पोर्टेंट, ओडिशा में भी कोल पाया जाता है, ये सारे इम्पोर्टेंट कोल फील्ड है जहां पे कोल पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय में है, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, व नागालैंड में पाया जाता है। टर्शियरी अभी कोयले का नाम बताया ना जी, हाँ, तो यह सारे जैसे टर्शियरी पहाड़ी वाला जो है इसमें अलग अलग क्षेत्र है। देखिएगा इसके क्षेत्र में आपको कौन पूर्वी राज्य है, जिसमें मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आप देखिएगा नागालैंड है। ये सारे यहाँ पे पाया जाता है टर्शियरी क्षेत्र में, ठीक है। हाँ, आगे देखिएगा, टर्शियरी कोल्स occur in the northeastern states of Meghalaya, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। अब पेट्रोलियम देख लेते हैं जरा, ठीक है, बता दे, ये गोंडवाना टर्शियरी दोनों ध्यान में आ गया ना, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, अब पेट्रोलियम देखते हैं। पेट्रोलियम का कहता है भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से पाया जाता है, 63% बॉम्बे हाई,
बॉम्बे हाई से प्राप्त किया जाता है। 18% गुजरात, 18% गुजरात से और 16% असम से, 16% असम से प्राप्त किया जाता है। यानी मुंबई हाई या बम्बई हाई जो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात एंड असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। ठीक है, आगे देखिएगा। अब है अंकलेश्वर, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर। ठीक है, यह गुजरात में पड़ता है अंकलेश्वर और तेल क्षेत्र है यह। ठीक है, महत्वपूर्ण है। और असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है और डिगबोई, नहर काटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, आगे अब नेचुरल गैस में देखते हैं। यह असम तेल शोध में, असम में सबसे पहले जो है पेट्रोलियम का खोज हुआ था। सबसे पहले असम में ही तेल की प्राप्ति की गई थी भारत में। ठीक है, आगे देखिएगा। अब नेचुरल गैस जिसको प्राकृतिक गैस बोलते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। नेचुरल गैस इज एन इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज फाउंड इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम। ठीक है, विद और विदाउट पेट्रोलियम। वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड में कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूलन माना जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, क्या CO2 बोलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2, इसमें उत्सर्जन कम होती है। ठीक है, जिसके कारण से आगे पे। ठीक है, आगे देखिएगा। कहते हैं नेचुरल गैस इज द कंसीडर्ड एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड emissions and is therefore the fuel for the present century। चलिए, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोदे गए हैं। यह जो नेचुरल गैस हमने देखा ना, कृष्णा गोदावरी पेटी में यह ज्यादातर देखे गए हैं बेसिन में। उसके बाद पश्चिम तट के साथ मुंबई हाई और संदिग्ध क्षेत्रों को खंभात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार की जो आबादी है ना, वह ज्यादा नहीं है। अंडमान निकोबार आपको पता होना चाहिए था, यह कहाँ है, किस लोकेशन इसका क्या है, जरा बताइएगा। अरेबियन सी में है या बे ऑफ बंगाल में है? कहाँ है अंडमान निकोबार? जूते मारू, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, आगे देखिएगा। जोर चोर मोसेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वही है। लंका लगा रहा है खुद का। चलिए आगे बढ़िएगा। फिर ज्यादा नहीं है, थोड़ा और है। ज्यादा ही होगा तो कौन तीर मार लीजिएगा आप लोग जाके। क्या जी कुछ होने वाला है? समझ लीजिए, सुन लीजिए कौन चीज कहाँ पाया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है। आगे देखिएगा। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ के नाम से जाना जाता है। गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और वशीन बेसिन को पश्चिम से उत्तर भारत के उर्वरक यानी विद्युत वान्य औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ती है। जैसे कहा 1700 लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, 1700 किलोमीटर HVJ यह पाइपलाइन है। पाइपलाइन में क्या सप्लाई होगा? गैस होगा। और यह भी एक ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है, ठीक है। इसी चीज को कहा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई एंड बेसिन विद द फर्टिलाइजर्स पावर्स एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहता है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद विद्युत पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। समझ में कुछ आ रहा होगा जी? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। नहीं आया तो मुड़ी नीचा करके रह जाइएगा, कुछ बताइएगा नहीं होंगे, ऐसे बता दीजिएगा। मन हाथ उठाकर
तो सब हल्ला करने लगेगा तो दिक्कत ना हो जाएगा, तो हम चुप हो जाएंगे। देखिएगा आगे, अब है विद्युत। विद्युत, इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती है, बस इतना जान लीजिएगा। ये विद्युत नहीं होगा तो हम आप भी नहीं होंगे। और जो अमेरिका व्हाट्सएप पर देखते हैं ना, हाउ आर यू, आई एम फाइन, इन सब चीजों को नहीं सुन पाइएगा, ना देख पाइएगा, क्योंकि नेट नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब दूर दूर रहेगा। खाली लोग ट्रेन पर चढ़ के गांव जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है एक दूसरे को लिंक करने के लिए। जब तक लिंक नहीं होगा तब तक आप हम नहीं रहेंगे। ठीक है, मन का बात नहीं कह पाइएगा अपने चाहने वालों को, जो प्यार मोहब्बत करते हैं ना रात में, हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, तो आई एम ऑल्सो फाइन, वो सब नहीं कह पाइएगा। दिल की बात दिल में रह जाएगी, तभी लव लेटर जाएगा 7 दिन में, तब तक किसी और के साथ पड़ा। इसलिए चलिए कोई बात नहीं है, दिल की बात है, बताते चलिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि 9 2 11 गांव में कहावत है, फलनमा के जो है भाग गई, वही हाल हो जाएगा आप लोगों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बुरा लगा तो सॉरी, अच्छा लगा तो गुड। चलिए आगे देखिएगा, कहता है विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। दूसरा, अन्य ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे, कहता है इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन 2 ways, बाय रनिंग वाटर ड्राइव्स, हाइड्रो बर्निंग to generate hydroelectricity and by burning other fuels such as coal, petroleums and natural gases to drive burning turbines to produce thermal powers। हाँ, इसमें कोई दिक्कत है? 2 तरीके से यह प्राप्त की जाती है। एक नेचुरल तरीका से होता है, जो नेचुरल तरीके को कन्वर्ट करके की जाती है, और एक नेचुरल तरीके को जला करके की जाती है। जैसे पेट्रोलियम वगैरह जलता है तो प्राप्त नहीं होगा। पानी कितना भी होगा, कितना भी पटकेगा पानी उस मशीन पर, तो फिर पानी का काम आगे होगा, पानी दूसरा काम में आ जाएगा। पानी गंदा थोड़े होगा, वो तो मशीन चलेगा, धुक 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 चलेगा। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है। ठीक है, फिर देखिएगा, देख लीजिए, विद्युत ऊर्जा बहुउद्देशीय परियोजना, कहता है एग्जाम्पल, भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना आदि। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मल्टीपर्पसेज प्रोजेक्ट, या मल्टीपर्पज के लिए प्रोजेक्ट लाई गई है, जिसमें आप देखते हैं। उसके बाद इसमें कहता है लाइक द भाखड़ नांगल दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, द कोपली हाइडल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। देखिएगा, अतः नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे कि सौर ऊर्जा, इसमें सौर ऊर्जा, उसके बाद पवन ऊर्जा, ज्वार भाटा समझते हैं, जो टाइड उसको बोलते हैं, जब समुद्र में लहर उठती है वहां से भी, टाइड वगैरह का नाम सुने है ना जी, 2 मर्द चुल्लू भर पानी में कभी। चलिए, जैव ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट शांति का पालन हो, घुसेड़ देंगे भैया आगे। अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है, और ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। और आपको पता हो, देख लीजिएगा, hence there is a pressing need to use renewable energy resources like solar energy, wind, tide, उसके बाद कहता है biomass and energy from waste material. These are called non-conventional energy resources.
ये सारे ऐसे हैं लगभग, इसमें कोई समाप्त नहीं होने वाला है। सही से उपयोग कीजिए, बहुत ज्यादा बिजली बनाइए खूब, लेकिन इनमें लागत अधिक लगती है। इनकी जो कॉस्टिंग प्राइस है वह अधिक होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इसके बाद है परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। और केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। यानी राजस्थान में थोरियम और कैसे यूरेनियम और थोरियम वगैरह राजस्थान में पाई जाती है, और थोरियम आपको एक यहाँ भी मिलती है। कहाँ पे मिलती है? केरल में मिलती है। जो दो जगह पर थोरियम है परमाणु ऊर्जा में काम आते हैं, थोरियम। ठीक है, एटीएम नहीं करो, थोरियम करो। ठीक है, कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में, और दूसरा कहाँ मिलेंगे? केरल में मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, बाद में पूछेंगे नहीं बताइएगा तो तोड़ेंगे। चलिए, यूरेनियम एंड थोरियम विच आर अवेलेबल इन झारखंड एंड द अरावली रेंज ऑफ राजस्थान are used for generating atomic or nuclear power. The monazite sands of Kerala in also rich in thorium. में बड़ी है। चलिए, सोलर एनर्जी, गैर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, इसमें कहता है भारत एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। हाँ, इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, जिसको उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्या होता है, इसके लिए जियो का चैप्टर आपको देखना पड़ेगा, जो हमने बताया था उस दिन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर। उस चैप्टर को अगर देखिएगा तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, उस लेक्चर को देख लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर उसके बाद कहता है फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। एक विधि होती है फोटोवोल्टाइक, ध्यान दीजिएगा, एक विधि होती है, इस विधि को सुन लीजिएगा। ठीक है, वोल्टाइक, यह एक विधि होती है, इट्स कॉल्ड मेथड, जिसके माध्यम से जो सन रे होती है, सनलाइट को या सन रेट को, इसको सीधे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, और यह भी इलेक्ट्रिक बनता है। सोचो दुनिया में कितनी चीजें हैं जिससे इलेक्ट्रिक, गाय मवेशियों के जो गोबर होते हैं उनसे बनते हैं, उनसे भी बनते हैं। उपले वगैरह का नाम नहीं सुना था अभी थोड़ी देर पहले? जो वेस्टेज होते हैं, मलमूत्र होते हैं, उनसे भी बनते हैं। मलमूत्र जो इंसान के होते हैं उनसे भी बनते हैं। बनाने के बहुत साधन हैं, बशर्ते उनकी कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा आती है, जिसके कारण से उनका यूज कम किया जाता है। बट लेकिन उनकी कॉस्टिंग, लेकिन उससे आपको इको फ्रेंडली रहेगा, आपका जो भी पर्यावरण है वो संरक्षित रहेगा। ऐसे कोल वगैरह से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम उत्पन्न जो करते हैं कोयले वगैरह से, तो उसमें ज्यादा लागत, थोड़ा लागत तो कम लगती है, बट लेकिन उनसे पॉल्यूशन ज्यादा होते हैं, और नदी वगैरह भी उसके माध्यम से पॉल्यूटेड ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा, उसके बाद विंड पावर। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु, उसके बाद नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है, और इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश के पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। मतलब यहाँ पे प्रभावी तौर पर प्रयोग किए जाते हैं पवन ऊर्जा के। ठीक है, विंड एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है द लार्जेस्ट विंड फ्रॉम क्लस्टर्स इन लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई अपार्ट फ्रॉम दिस आंध्र प्रदेश का, उसके बाद कर्नाटका, गुजरात, केरल,
Maharashtra and Lakshadweep have important wind farms. Nagarpur and Jaisalmer are well known for effective use of wind energy in the country. चलिए लास्ट है, थोड़ा है बायोगैस के बारे में देख लीजिए। गोबर गैस प्लांट इसमें दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उत्पन्न प्रकार के उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में भी करते हैं कि बाद में आप उसको खेत वगैरह जो फील्ड वगैरह होती है, खेती एग्रीकल्चर फील्ड होती है, उसमें आप इसका यूज करके उसको जो पौष्टिक बना सकते हैं, उनकी जो सॉइल होती है उनको आप पौष्टिक बना सकते हैं। फिर आगे देखिएगा, दिस प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट्स टू द फार्मर इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी एंड द इम्प्रूव्ड क्वालिटी फॉर मैन्यूअर। ठीक है, आगे देखिएगा, ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी क्या होता है? महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। महासागर में जो उत्पन्न होते हैं ना, जैसे कभी कभी आप देखते हैं, जैसे कि गोवा वाले बीच पर रानी आंखें मीच कर जो है ना, एक बार लहर आता है भिगा करके चला जाता है कि नहीं जाता है? तुरंत चला जाता है। तो गोवा वाले बीच वाला हाल हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर उसके बाद कहता है, उसके बाद अरे हंसने में पैसा लगता है क्या? आवाज नहीं निकालना, बढ़िया बात है, लेकिन हंसने में पैसा तो लगता, मुंह कुत्ते की तरह सुझा करके बैठा हुआ है, कोई काट लिया है क्या सुबह सुबह रास्ते में? चुप हो जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ओशियन टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। वही बात है, जियोथर्मल एनर्जी रिफर टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वेरी गुड। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पर्वतीय घाटी में स्थित है तथा दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। किसमें? तापीय ऊर्जा के लिए, भूतापीय ऊर्जा के लिए। एक आपने देखा कहाँ पे? लद्दाख में, और दूसरा देखा मणिकरण के निकट पर्वतीय घाटी में, हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में इसके लिए संयंत्र स्थापित करी गई है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ऊर्जा संसाधन का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। बस बात खत्म। जो हम ऊर्जा का बचत करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिए, सपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी को जो बंद करते हैं, जैसे कहा जाता है आप घर से निकले स्विच ऑफ कर दें, घर में आए फिर स्विच ऑन कर ले, घर बाहर करते करते दोनों चीज करते रहे। ठीक है, इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बचत होता है। चलिए, ये सब तो बात हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बचा लिए, और इन सारे चीजों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। सब आपका है, हम भी आपके हैं, और टेलीग्राम भी आप ही का है। तो आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप केवल इस जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर आप नीचे कमेंट मार दीजिएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए, सर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और ठीक है, और बाकी जानकारी के लिए हम अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। ज्योग्राफी का अगला चैप्टर जब आपका 10th क्लास का आएगा, उसमें हम आपसे मिलेंगे। अभी के लिए खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, एंड प्यारा सा मुस्कान के साथ हम आपसे अलविदा कहते हैं, और फिर अगली कक्षा में हम आपसे मिलेंगे। और हमारे चैनल को आपके चैनल को और आप सबके परिवार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, और जिससे उनको बेनिफिट्स हो। और चलिए, जिसमें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।